नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत सी बातें, घटनाएं, वक्तव्य और चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती हैं, हमको दिखाई देती हैं, हमको समझ में भी आती है, लेकिन हम उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। पहलगाम की घटना ने हमको एक बार फिर मौका दिया है उसको स्वीकार करने का, कि जो घट रहा है हमारे आसपास, जो हो रहा है हमारे देश में, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में समझें, उसकी तह तक जाएं कि ये क्यों हो रहा है और फिर हल खोजें कि इसको कैसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है इस समय देश में जो माहौल बना है वो हमें उस स्थायी हल की ओर ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हम उसको समझकर उस पर अमल करने, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देश को सीमा पर सिर्फ नहीं लड़ना है, देश को 3 मोर्चों पर युद्ध स्तर पर लड़ना है। इस विचार से लड़ना है कि ये आखिरी मौका है। जब तक ये समझकर लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। ये जो पहलगाम की घटना हुई है इसको कोई छोटी घटना मत समझिए। जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया, निर्दोष लोगों को, केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके जरिए जो बड़ा संदेश है उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्यों हुआ? पहले जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो सामने आई है उसकी बात कर लें, फिर मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का ये अंदाज़ा है कि लगभग 7 आतंकवादी थे और इनको पिछले 3-4 दिनों में, मतलब 22 अप्रैल के बाद से 4 जगह पर देखा गया है, 4 बार देखा गया। पहलगाम तहसील के हापत नगर में इन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने देखा, पर ये भागने में सफल रहे। इसके बाद कुलगाम में देखे गए, मुठभेड़ हुई, फिर ये भाग गए। फिर ये त्राल रिज पर देखे गए, एक जगह है कोकेरंग, वहाँ पर दिखे। तो ये आतंकी दिखे कैसे और भाग क्यों जाते हैं, इन बातों को भी समझना जरूरी है। ये जंगल में छुपे हुए हैं और खाने का सामान लेने के लिए या खाना लेने के लिए बाहर आते हैं, गांव में जाते हैं। एक गांव में एक घर में घुस गए, खाना वहां से उठा लिया। अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उस गांव में जिस घर में घुसे उनके लोग थे या जबरन उनके घर में घुसे। खबर मिली सिक्योरिटी एजेंसीज को, सेना को, जब तक पहुंचती तब तक भाग चुके थे। भागते कैसे हैं? इन्होंने भागने का नया रास्ता बनाया है कि पीछे के रास्ते से जम्मू में चले जाते हैं। जम्मू के जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं, उसमें किसी तरह का इस तरह का ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन काम होता है। और जो हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो कश्मीर घाटी में तो बहुत मजबूत है, लेकिन जम्मू में उतनी मजबूत नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में ये सब मारे जाएंगे। तो सवाल ये है कि इन आतंकियों को मारने से क्या इस समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। हम तो 30-35 साल से आतंकवादियों को खोजकर मार ही रहे हैं। कश्मीर में मारते रहे, देश के दूसरे हिस्सों में मारते रहे, और अब तो पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके अलावा ये जो अनाम गनमैन आता है, मार के चला जाता है आतंकवादी सरगनाओं को, इन सब को जोड़ लीजिए तब भी हुआ क्या? उसके बावजूद पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये चाइनीज़ ऐप 2020 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। अब सवाल ये है ये कौन से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं कि ये वो ऐप डाउनलोड कर पा रहे हैं। दूसरा, इनके पास चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन होने की भी खबर मिली है। तो इसमें चीन के हाथ से आप इनकार नहीं कर सकते। चीन खुलकर नहीं आएगा पाकिस्तान के समर्थन में, हालांकि बयान कुछ ऐसे दिए हैं जो पाकिस्तान के समर्थन वाले ही हैं कि आपस में बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। ये ज्ञान 4 साल तक कहाँ था जब लद्दाख में सीमा पर LAC पर दोनों ओर फौजें डटी हुई थी। तो मैंने शुरू में जो बात कही कि 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पहला मोर्चा वो सुरक्षा बलों और सेना का है, सीमा पर
और सीमा के अंदर आने वाले आतंकवादियों से। और जब मैं सीमा के अंदर आने वाले आतंकवादियों की बात कर रहा हूं तो उसमें आप शामिल कर लीजिए कि घाटी में, कश्मीर में जो इन आतंकवादियों को शरण देते हैं, समर्थन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको छिपा कर रखते हैं सुरक्षा एजेंसियों और सेना से, वो भी शामिल है। इस समय जितने मैसिव पैमाने पर सर्च, कॉम्बिंग और दूसरे ऑपरेशन चल रहे हैं इन सिंपैथाइजर्स के खिलाफ, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई है, केवल आतंकवादियों को मारने से बात नहीं बनेगी, सीमा पर फायरिंग से बात नहीं बनेगी। तो घर के अंदर जो ये छुपे हुए दुश्मन हैं, अभी बात केवल कश्मीर की कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। और फिर कह रहा हूँ, ये जो बयान आ रहे हैं, अभी मैं उमर अब्दुल्ला को सुन रहा था, विधानसभा में बोल रहे थे जम्मू कश्मीर की, ये वीडियो बनाने से 5 मिनट पहले सुन रहा था कि मस्जिदों में 2 मिनट का मौन रखा गया और स्पीकर से कहा, उनको संबोधित करते हुए, इसका महत्व हम समझ सकते हैं कि जुम्मे के दिन मस्जिद में इस आतंकवादी घटना के विरोध में 2 मिनट का मौन रखा गया। उमर अब्दुल्ला साहब, उन मस्जिदों का ध्यान आपके मन से उतर गया जहां से लाउड स्पीकर पर घोषणा हो रही थी कश्मीरी पंडितों के लिए कि घाटी छोड़ दो, अपनी औरतों को छोड़ जाओ, यहाँ धर्म परिवर्तन कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। तब इन मस्जिदों के बारे में आपने कुछ पता किया था? आज आपका दावा है कि जो है कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है नहीं, तब तो थी। तब आपने क्या किया था? किसी एक मौलवी, किसी एक मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन लिया था? बिल्कुल नहीं लिया था, लेंगे भी नहीं कभी। न तो आपकी हिम्मत है और न ही आपकी इच्छा है। एक लड़ाई तो मोर्चे पर यानी सीमा पर लड़नी है, जो सेना लड़ेगी। उस लड़ाई में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारी सेना, हमारी फौजें जिस तरह की उनकी तैयारी है, जो उनकी क्षमता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो एक पक्ष है सिर्फ। वो एक्शन जो है एक तरह से पेड़ की टहनी काटने जैसा है। इस आतंकवाद के पेड़ को जड़ से खत्म करने का नहीं। उसका दूसरा कदम है कि कश्मीर में जो ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, ये जो मोमबत्ती मार्च निकाल रहे हैं ना, कैंडल लाइट मार्च, ये जो बयान दे रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ नहीं हैं। इनमें से किसी का भी स्टेटमेंट देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि हम उनके विरोध में हैं। ये अलतकैया का समय चल रहा है। घिर गए हैं चारों तरफ से। मालूम है कि एक शब्द बोला उनके समर्थन में और जो है सुरक्षा एजेंसियां हमारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। तो ये अपनी जान बचाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम जो है ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करते। ये घटनाएं होती ही इसलिए हैं कि आप समर्थन करते हैं, सहायता करते हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं उन आतंकवादियों को। क्योंकि आपके दिल में, जो एक मुस्लिम महिला ने कहा था कश्मीर की, वो बिल्कुल सही बात थी कि हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। तो जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो उन लोगों की तलाश करने की ज़रूरत है जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है। जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस देश में नहीं होना चाहिए। अगर स्थिति को पूरी तरह से ठीक करना है, समस्या को जड़ से ख़त्म करना है। और तीसरी लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि ये हमारे ही बीच में रहने वाले और ऐसे लोग हैं जिनको समर्थन मिलता रहता है। ये मणिशंकर अय्यर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर विभाजन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। तो इस तरह से उस एजेंडे को फिनिश किया जाएगा। कहना क्या चाहता है? पाकिस्तान का समर्थक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुले तौर पर बोलता है और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का बहुत प्रिय है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव आता है, ये हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में बोलता है। जब इसकी पार्टी की सरकार थी तब भी, अब नहीं है तब भी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी सरकार ने, कांग्रेस के भी नेता गए थे, राहुल गांधी भी गए थे। वहाँ आश्वासन देकर आए थे कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम सरकार के साथ रहेंगे।
लेकिन 48 घंटे भी नहीं लगे नकाब उतरने में, असलियत बाहर आने में। कांग्रेस दरअसल इस्लाम को मानने वालों की तरह से अल तकैया का सहारा लेती है। जब भी आतंकवाद का मामला आता है, जब भी भारत की सुरक्षा का मामला आता है, जब भी देश की एकता अखंडता का मामला आता है, जब ये घिर जाती है तो सरकार और देश के समर्थन की बात करती है। जैसे ही इसको लगता है कि घेरा थोड़ा कमज़ोर हुआ, वैसे ही खुलकर सरकार के विरोध में आ जाती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, देश के विरोध में आ जाती है। अब कांग्रेस का महाराष्ट्र का एक नेता है विजय वेडत्तीवार, उसकी आप बात सुन लीजिए। और पाकिस्तान में जो लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की ओर से या राजनीतिक दलों की ओर से, दोनों में कोई अंतर नहीं नज़र आएगा। वो बोल रहा है कि आतंकवादियों के पास समय कहाँ था किसी की पहचान जानने या उनका आईडी कार्ड देखने की। यानी वो परोक्ष रूप से क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये जो 26 लोग मारे गए, इनके परिजनों ने जो आंखों देखा हाल सुनाया, वो सब झूठ है। उनके परिजनों ने बताया कि किस तरह से कलमा पढ़ने को कहा गया। कलमा पढ़ने के बाद भी जिस पर शक हुआ कि ये कलमा तो आता है लेकिन ये हिंदू है, उससे पैंट खोलने को कहा गया, फिर गोली मारी गई। और सभी से धर्म पूछने के बाद, जानने के बाद गोली मारी गई। ये कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न लेगी। और एक और व्यक्ति है जो 3 में न 13 में, एक परिवार का दामाद है, इसलिए वो अपने को एंटाइटल्ड समझता है, रॉबर्ट वाड्रा। वो जो बोल रहा है उसके बाद कायदे से होना चाहिए कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो कह रहा है कि ये जो हिंदू हिंदू हो रहा है देश में, इसकी वजह से ये घटना हुई है। मुसलमान अपने को परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की महानता देखिए कि ऐसे टुच्चे से आदमी की बात को नेशनल टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है और उस पर चर्चा हो रही है। ये न तो कभी कोई ग्राम प्रधान रहा है, न कभी बन पाएगा, न कॉरपोरेटर रहा है, न एमएलए रहा है, न एमपी रहा है। इसकी पहचान क्या है? सोनिया गांधी का दामाद है, राहुल गांधी का जीजा, प्रियंका वाड्रा का पति है। 3 पहचान है इसकी, वरना कोई पूछने भी न जाए इसको। वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे तुम तय करोगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सरकार को इन आतंकवादियों और इनके आकाओं को ख़त्म करने के लिए जो भी ज़रूरी लगेगा वो करने का पूरा समर्थन इस देश के लोगों का है। 24 घंटे में उसको समझ में आ गया कि ये हमने क्या बोल दिया, तो पलट गया। इसके अलावा कर्नाटक के एक और नेता ने इसी तरह की बात कही कि झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आतंकवादियों ने जिन लोगों की हत्या की उनसे उनका धर्म पूछा, उनकी पहचान पूछी। ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि ऊपर वाला नेता ऑल पार्टी मीटिंग में जाएगा और अच्छी बातें करेगा, सरकार और देश के समर्थन की बात करेगा, और उसके नीचे वाले सब सरकार और देश के विरोध में बोलेंगे। तो ये समय आ गया है कांग्रेस पार्टी के बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए। ये पार्टी देश हित में काम कर रही है या देश के विरोध में है। क्यों ऐसा होता है कि इसका नेता राहुल गांधी कुछ बोलता है तो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार करती है अपने समर्थन में यूनाइटेड नेशंस में। क्यों ऐसा होता है कि पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक ही जैसी नज़र आती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो तो खून की दलाली बताते हैं राहुल गांधी, एयर स्ट्राइक हो तो कहते हैं कुछ कौवे मर गए, घास उखड़ गई। तो सरकार तो छोड़ दीजिए, इनको हमारे देश की सेनाओं पर भी भरोसा नहीं है, उनके शौर्य पर, उनकी क्षमता पर, उनकी बहादुरी पर, उस पर भी भरोसा नहीं है। अब फिर बात जो है उमर अब्दुल्ला की, असेंबली में बोलते हुए कहा कि ऐसा माहौल बना है कि हम ऐसा कोई एक्शन न लें जिसकी वजह से ये माहौल बिगड़े। इस माहौल को बिगाड़ा किसने था? 1989-90 से 89-90 से कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये जो उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, ये जो कैंडल मार्च करने वाले बोल रहे हैं, ये जो मौलवी बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए, इस धोखे में मत आइए। फिर कह रहा हूँ, तो असली लड़ाई सरकार को घर के अंदर लड़नी है। घर के अंदर जो एक पाकिस्तान बना हुआ है उससे लड़ाई लड़नी है।
सीमा के पार जो पाकिस्तान है उससे लड़ने में हमारी फौजें सक्षम हैं। वहां कोई चिंता की बात नहीं है, वहां कोई आशंका की बात नहीं है। पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान नाम के देश को इस दुनिया की नक्शे से मिटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये जो घर के अंदर का पाकिस्तान है, इसका क्या करें? इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। और सरकार के लिए और देश के लिए सबसे कठिन लड़ाई यही है। आप भी अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो भारत के विरोध में और पाकिस्तान के और आतंकवादियों के समर्थन में बोलते हैं। तो केवल जो है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आतंकवादियों को आप अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान किराए पर दे देंगे कि हमको पैसा आते रहे, बाकी देश से क्या मतलब? तो इसी तरह से भुगतते रहेंगे। अभी पहलगाम में हुआ है और इससे पहले देश के सभी शहरों में हो रहा था, फिर से शुरू होगा। क्योंकि ये जो घर के अंदर दीमक लगा है, जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे तब तक घर खतरे में बना रहेगा। और ये दीमक ज़्यादा समय तक बना रहा तो एक दिन भरभरा कर पूरा घर गिर जाएगा। तो आप तय कर लीजिए, घर को बचाना है या दीमक को पालना है। फैसला आपके हाथ में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।